अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की खूबसूरत सुबह में आप सबको वेलकम करती हूँ। ये सुबह कुछ लोगों के लिए तो खूबसूरत है, बल्कि ज़्यादातर लोगों के लिए खूबसूरत है, लेकिन ये सुबह उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को हमारे यानी अपनी आवाम पर कुर्बान किया, अपने मुल्क पर कुर्बान किया, अपने वतन पे कुर्बान किया। शायद ये सुबह उनको याद दिलाएगी उनके दिल के टुकड़ों की। मैं बात कर रही हूँ जी, आप सब जानते हैं आज डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं और अपने उन सारे मज़बूत नौजवान हों या किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफवाज में काम करने वाले, वो नौजवान, वो मर्द, वो औरतें जो कुर्बानियाँ देकर इस प्रोफेशन में आते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी आवाम की हिफाजत करते हैं, किसी भी फोर्सेस से उनका ताल्लुक़ हो। बहुत आसान लगता है ऐसे बोलना, लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ये वादा लेते हैं कि तुम्हें फोर्सेस ज्वाइन करनी है। एक क्रेज़ होता है उनके अंदर कि हमने अपने औलाद को, हमने अपने बच्चों को फोर्सेस में भेजना है। और फिर जब उनका जो लख्ते जिगर है वो ट्रेनिंग के बाद सल्यूट करता है अपने पेरेंट्स को आके, तो वो जो खुशी उनके दिल को मिलती है वो किसी और खुशी से बहुत ज़्यादा होती है। मगर अगर उन्हीं का वो लख्ते जिगर हमारी हिफाजत करते करते कुर्बान हो जाए, तो तकलीफ़ और दुख का एहसास हम और आप इतना सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना पौधा जो लगाया होता है वो दरख्त बनने से पहले, छाँव देने से पहले ही गिर जाता है। सो आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हम उन शोहदा को याद कर सकें, उनकी कुर्बानियों को याद कर सकें और आपको ये याद दिला सकें कि ये मुल्क हमारा है और इसमें इसको संभालने वाले मुहाफ़िज़ वो भी हमारे हैं। सो आइए 6 सितंबर एक साथ मिलकर याद करते हैं उन कुर्बानियों को जो हमारे लिए दी गई हैं, हमारे मुल्क के लिए, हमारी हिफाजत के लिए दी गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अभी जिस फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो फैमिली है जनाब शहीद मेजर अयाज़ हुसैन कुराई साहब की, और यहाँ इनकी पूरी फैमिली मौजूद है। बहुत खूबसूरत और प्यारी फैमिली है और इनसे मिलकर मैं मेजर अयाज़ हुसैन कुराई शहीद साहब के बारे में कुछ जान सकूँगी। तो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं रिटायर्ड सूबेदार मुमताज़ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये फ़ादर हैं जन्नत खातून साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इनकी मदर हैं रियाज़ हुसैन साहब जो हैं वो उनके भाई हैं। आप बड़े भाई हैं? जी बड़े भाई हैं। और दो बहुत ही प्यारी बहनें हैं, शाइस्ता मुमताज़ और शगुफ्ता मुमताज़। आप लोगों का शुक्रिया कि आप आज शो पर हैं। थैंक यू। सो आज हम आपके जितने भी शोहदा हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें, और आपके भाई जो हैं उनके वो भी अब इस दुनिया में नहीं और ज़ाहिर है शहीद हैं। माँ बाप के लिए एक तो फ़ख्र की बात होती है अगर बच्चे को, बहुत मुश्किल है ये, ज़ाहिर है याद तो हर दम सताती है, लेकिन शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है। और उस हवाले से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मेजर अयाज़ हुसैन साहब के बारे में बात करना चाहूँगी। जब वो शहीद हुए तो वो कितने, उनकी क्या एज थी? 2020 में वो जी शहीद हुए? वो 33 साल की उम्र के थे तकरीबन। अच्छा। और 26 दिसंबर 2020 को स्कर्दू में एक मिशन पर थे जी। क्योंकि वो पायलट थे, तो अपने साथ उसके साथ 2-3 और भी उसके साथ ही थे। तो एक मिशन पर गए जिसमें एक जवान स्लाइड में आ गए थे बर्फ़ के, तो बर्फ़ानी तोदे में, तो उसकी बॉडीज़ को रिकवर करने के लिए गए। तो इस तरह से उसके वापसी पर जहाज़ का क्रैश हुआ और वो शहीद
के दर्जे पर फायदा तो हुआ। आप उनकी शहादत से पहले आप लोगों में से किसी से उनकी बातचीत हुई थी? आखिरी अल्फाज या आखिरी बातें कुछ याद हैं आप लोगों को? जी, उसकी वालदा अपने मिसेज़ के साथ बात हुई थी, अच्छा क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने अपनी फैमिली घर भेजी स्कर्दू से। अच्छा, एक दिन पहले ही? हाँ, 25 दिसंबर को उनकी फैमिली वहाँ, चूँकि सर्दी थी तो वो घर वापस आ गई। अच्छा और नेक्स्ट डे को फर्स्ट मिशन था उनका मॉर्निंग में, तो अच्छा वो अच्छा। अपनी मिसेज़ को बता कर गए कि मैं अभी मिनीमर के इलाके में जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक मिशन है। तो उन्होंने अपनी फैमिली यानी अपनी बीवी और अपने बच्चे, हाँ, उनके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटा, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। आखिरी बेटी 4 साल की है। तो वो उन्होंने आपके पास भेजी या उनके अपने घर पे भेजी? और वो इधर ही कराची में ही रहते हैं। वो भेजी तो हमारे पास थी, लेकिन वो अपने फर्स्ट डे अपने अम्मी के घर पे? मम्मी के घर पर थे। अच्छा तो नेक्स्ट डे को उनका मिशन था और वो घर बताया उसने फ़ोन करके, जी मैं मिशन पर जा रहा हूँ। अच्छा तो जब लेट आवर्स हो गए तो उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, वापसी का इतला नहीं मिल रही थी उसकी मिसेज़ को, तो उसने फिर खुद कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद रहा। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि अबू ये इस तरह से मसला हो गया कि उसका अभी तक मुझे कॉल पर कांटेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा तो फिर मैंने उनकी यूनिट से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने फिर मज़ीद मुझे वजाहत करके बताया कि जी इस तरह से मिशन पर गए थे, लेकिन अभी तक उनका फ़्लाइट का पता नहीं चल रहा, अच्छा। वो जहाज़ मिसिंग है। तो आपको कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद पता चला कि ये उसी दिन ही 26 दिसंबर को शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, सर्दी के दिन थे तो वो रात पड़ जाती है, जी तो वो फिर हमें उन्होंने बताया कि जहाज़ मिसिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको ट्रेस करने की। अच्छा बहरहाल वो चूँकि नाइट को तो फ्लाइंग नहीं होती, वो हमें थोड़ा सा एहसास हो गया कि इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके। तो फिर उसके सीईओ क्योंकि ने, आप तो खुद भी फौज में रह जी मैं चुके हैं, फौज तो में थोड़ा रहा हूँ आपको और ज़्यादा आइडिया था। उस इलाके की जो सिचुएशन है उससे भी मैं वाकिफ़ था। जी और हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो नाइट फ्लाइंग नहीं करते। अच्छा तो जब मगरिब के बाद वो कह रहे हैं कि हम उसकी सर्च कर रहे हैं, तो इट हाँ। मीन्स कुछ हमें शक पड़ा। फिर हमने बार बार उनसे रब्ता किया और आखिर 10 बजे रात को उन्होंने हमें कंफर्म किया कि हमें उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई है, और उसमें जो आदमी थे, जो जितने भी सवार थे, वो सारे, मैं भी ज़ख्मी हो या क्या, लेकिन हम पहुंच नहीं सकते। नेक्स्ट डे को हम उसको सर्च करेंगे। तो इस तरह फिर अगले दिन 27 को तो आपने आपकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया था जी, या ये अभी जब नहीं बताया था? ये जब सिचुएशन हुई तो मैं खुद शॉक में भी था, और मुझे ये भी था कि अभी मैं अगर बताऊंगा, क्योंकि सबको ये पता था कि वो मिल नहीं रहा जहाज़। अच्छा हाँ, मैं फैमिली को भी साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसी वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दिया ही इसलिए था कि ये काम करे, और उसमें फिर रिस्क तो हर चीज़ में होता है। बिल्कुल। तो ये उसने अपना एक जो मिशन था, दुनियावी मिशन भी पूरा किया है और अपनी आखिरत को भी उनको खुद संभाल भी लिया। शौक था फौज में जाने का? जी, वो शौक़ से ही वो गए थे, क्योंकि वो मुझे देखता था फ़ौज में। मैं अच्छा चूँकि कमांडो में सर्विस की है, तो वो उसको वो शौक़ था कि मैं कमांडो बनूँ। अच्छा लेकिन वो कमांडो के इतने सख्त टेस्ट होते हैं, वो अप्लाई किया उसने, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सका। फिर उसने कहा कि मैं पायलट बनूंगा। अच्छा तो उसकी पायलट के शौक़ से उसने फिर अप्लाई किया, और पहले फिक्स विंग जो जहाज़ हैं उसका पायलट बना, फिर मेहनत की, फिर पायलट ये जो रोटरी हैं हेलीकॉप्टर, जी। इसका भी कोर्स किया। तो अब देखें, पहले तो अपने आप को संभालना होता है, उसके बाद फैमिली, फिर अम्मी बहनें, जाहिर है आपने बच्चों को पहले बताया कि अपनी वाइफ को पहले बताया? जी, उसकी दरअसल वो तो ख़ुद भी फ़ौजी की एक बीवी भी थी, और उसका वालिद भी फ़ौजी है। नहीं, मैं आपकी वाइफ को बोल रही हूँ, हाँ, उनकी मैंने वाइफ को नहीं, पहले मतलब इनको लाइक पहले मैंने इनको जन्नत बताया। साहिबा को। मैंने अपनी मिसेज़ को बताया
और फिर इसके जो एक एक्सप्रेशंस थे वो मैंने देखे कि थोड़ा अपने आप को संभाल गई है। चूँकि ये बात पहले से ही हम आपस में कर रहे थे कि ये रिस्क है, तो ये अपने आप को संभाल गई। और फिर मैंने बच्चों को भी बुलाया, सारी सिचुएशन समझा के फिर उनको बताया कि जी ये रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर उसके बाद वाइफ को इन्फॉर्म किया फिर उनकी? उसकी वाइफ को भी मैंने इन्फॉर्म किया। तो क्या फ़ोन पे किया या बुलाया उनको? फ़ोन पर या किया, गए? चूँकि उसका घर हमसे थोड़ा सा दूर था, तो मैंने उसको भी काफ़ी एक टेंशन थी कि एक दिन मैं उसको छोड़ कर आई हूँ, अब क्या हो गया। हाँ। तो उसको फिर मैंने बाद में बताया। ज़ाहिर है उसको शॉक तो बहुत था। और बच्चे कितने छोटे? बच्चे उस वक्त 4 साल का था उसका बेटा, अच्छा। बड़ा जो था 4 साल का था, और छोटा बेटा 2 साल का था, और छोटी बेटी जो थी वो तकरीबन 6 माह की थी। बहुत छोटे बच्चे। हाँ, बस वो उसकी पहले मंगला में जब अपॉइंटमेंट पोस्टिंग थी तो वो पैदा हुई थी, 7 पोस्टिंग ऑर्डर आ गया, 6 महीने के बाद वो स्कर्दू चला गया। तो दिसंबर में ये इंसिडेंट हुआ। तो बताएं कुछ मेजर अयाज के बारे में कि वो कैसे बेटे थे, कैसे भाई थे। उनको आज जाहिर है उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज हम, तो उनकी बातें तो आप हर वक्त करते होंगे घर में, ईद हो, खुशी हो, गमी हो, हमेशा ही उनको याद करते होंगे। तो आज चलें मैं भी आपके साथ उनको मिलकर याद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा चौथे नंबर पे था। अच्छा। आखिरी नंबर सबसे छोटा बेटा छोटा था, था। मतलब बेटियों के बाद उनका नंबर? ये आप लास्ट में? जी। अच्छा। तो प्यारा तो सबको था, छोटा भी था और ज़हीन भी था, साबरीन भी था, और फिर उसको शौक भी था कि मैंने पायलट बनना है, मैंने आर्मी के तहत जाना है और बनना है। रास्ता कुदरत दे देती है, बिल्कुल। कि भी ये चुन लो। आपने उनको एक दफ़ा भी कहा नहीं कि कुछ और कर लो, मुझे खौफ है या डर है? या आप ट्रेन थी क्योंकि आपके हस्बैंड भी फौज में थे? जैसे मेरे भाई भी थे, मेजर मामन खान शहीद हुए थे वाना में, अच्छा। मेजर थे वो। जी जी जी। तो तब मुझे डर लगा था। ये इसकी भी सिलेक्शन 15 दिन की फर्क के तो जी जी। उसकी शहादत और इसकी सिलेक्शन, अच्छा। मेरे भाई की। हाँ। बोलने आई, मैंने कहा बेटा अपना ये फॉर्म फाड़ दो, नहीं जाना। हाँ। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो, मेरा तो मिशन यही है, मैं तो इसी में जाऊंगा। यानी आपके भाई की शहादत हुई है, उसके 15 दिन बाद आपके बेटे की सिलेक्शन हुई है? सिलेक्शन पहले सिलेक्शन। हाँ, पहले सिलेक्शन हुई है। हाँ। तो आप थोड़ा सा घबरा गए? घबराई। हाँ। घबराई मैं पहले नहीं थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस ये वो सब बोले कि भाई आप इधर ही तेरा बेटा कमाएगा, इधर खाएगा, तो इधर जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने तो उसको बोला कि भाई आप ना ऐसा करेंगे, ये फॉर्म फाड़ दें। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो चले गए, अपने शौक से चले गए। और छोटी उम्र थी उसकी, अभी तो उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। 17 साल की उम्र, तो चले ट्रेडिंग पे चले। बिल्कुल। फिर हम भी खुश थे। जो आप लोगों को था कि होता है ना, बहनों को थोड़ा सा होता है कि हमारा भाई जो है फोर्सेस में है, एक तरह से प्राउड मोमेंट तो होता ही है। वो उसके अंदर जो जज्बा था ना, वो जज्बा तो सब में होता है। आर्मी, हमारे पाक आर्मी जो है ना, उसके लिए हर बच्चा जो ख्वाहिश करता है कि हम पाक आर्मी में जाएं। जी। लेकिन उसका जो जज्बा था ना, एक दिन अब्बू के पास बैठे हुए थे, कहते हैं अब्बू को गले लगाया, अब्बू देखिएगा मैं आपको बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा और मैं आर्मी में जाऊंगा, बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा। अच्छा। तो जिस दिन शहादत की खबर मिली ना, तो मैं अबू के पास आई, मैंने कहा क्या कोई खबर इतला क्या मिली? तो उस वक्त तक कंफर्म हो चुका था कि अब इनकी शहादत हो चुकी है। जब मैंने अबू से पूछा तो अबू ने कहा कि बस अल्लाह ताला ने ना उसके दर्जात बुलंद कर दिए। तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग जो थी ना, कि खुशी की भी और दुख की भी, कि एक तो हमसे जुदा हो गए। हाँ, एक मिली जुली कैफियत थी कि एक ऐसा अजीम इंसान जो है वो हमारे अंदर, हमारे दरमियान रह रहा था। हाँ, हमारा भाई, छोटा भाई था हमारा, छोटा था, और अल्लाह ताला एक अजीम इंसान जिसको अल्लाह ने शहादत नसीब की। बिल्कुल।
क्योंकि शहादत हर एक को ऐसे नसीब नहीं होती। बिल्कुल। तो जो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं को शहादत मिलती है। तो वो एक फीलिंग थी कि एक अजीम इंसान हमारे दरमियान मौजूद था। तो वो फिर जब अबू ने ये बताया ना कि अल्लाह ने उसके दर्जात बुलंद कर दिए, तो वो जज्बात का मैं इजहार नहीं कर सकती थी कि मेरे अल्फाज सिर्फ ये थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो और ऐसा था वो कि हम सबसे डिफरेंट था। साबरीन, उसके अंदर जहानत बेइंतहा और सब्र और शुक्र करने वाला। कभी उसने किसी बात की शिकायत नहीं की। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे खाने में ये क्यों दिया, मुझे पहनने में ये क्यों दिया, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है। कभी भी नहीं। हर बात में वो उसने सब्र करनी। कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। बहन भाइयों के साथ भी उसका प्यार मोहब्बत। अक्सर भाई बहनों को तंग करते हैं ना थोड़ा। छोटी बहन होती तो उसको तो ज़्यादा ही तंग करते हैं। ज़्यादा थी मेरी उनके साथ, मेरा ख्याल भी बहुत रखते थे। हाँ। और बचपन से उनको काफ़ी शौक था आर्मी में जाने का। अच्छा। और पायलट बनने का तो और भी ज़्यादा शौक था उनका। हाँ। तो बचपन में हम लोग खेला करते थे, बचपन एक साथ गुजरा। तो मुझसे अक्सर कहते थे कि मेरे लिए दुआ करना, मैं आर्मी में जाऊँ और पायलट बनूँ। अच्छा। हाँ, अक्सर वो स्केचेस बनाया करते थे और मॉडल भी बनाते थे। उनके जहाज़ के मॉडल बनाते थे, स्केचेस बना के फिर फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करते थे। अच्छा। एज अ गिफ्ट देते थे। और बहुत बहादुर थे वो। हाँ। हाँ, तो आप ख्याल भी बहुत था उनका। टोटल कितने भाई आप लोग? 4 भाई। और 3 बहनें, 2 ये हैं। तो जो बाकी भाई हैं वो क्या? वो ड्यूटियों पे हैं, अच्छा। थोड़ा आउटसाइड वो है। भी लाइक फौज में है? नहीं फौज में आपके एक ही भाई थे नहीं बस? मेरे 2 भाई जो हैं, एक अयाज हुसैन वो भी फौज में थे, एक दूसरा भाई है वो सिविलियन में, आर्मी सिविलियन में। अच्छा। अच्छा, एक तीसरा भाई है वो ASF में। अच्छा। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर है अच्छा। वो बाहर है। अच्छा माशाल्लाह। तो 3 बहनें, ये 2 ये हैं, एक गांव में। अच्छा जी। आपसे कैसा रिलेशन था मेजर अयाज शहीद का? मेजर अयाज हुसैन एक शख्सियत थी। देखें, इंसान तो मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी हैं, ये लोग भी बैठे हैं, मगर उसकी अलग ही शख्सियत थी। एक गुमसुम सा रहने वाला छोटा सा बच्चा, हमारे लिए छोटा ही है। 33 इयर्स में एक शहादत मिलती है इंसान को, जवानी के बिल्कुल आगाज़ में। वो होता है ना कि कभी कभार बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों को गोद में भी खिलाते हैं, उनको संभालना भी होता है। मेरी गोद में ही खेला है। हाँ। मेरी गोद में ही खेला है। हाँ। बस यही तो है कि हर खुशी और गमी पर याद आती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, जाहिर है बहुत मुश्किल है। सो इन लोगों की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे पूरी ख़ानदान है, फैमिली है, उनके इतने छोटे छोटे बच्चे और उनकी बेवा। तो वो बड़ा बेटा है, वो उनसे बिल्कुल अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच। अच्छा। उनके बगैर वो उनका इंतज़ार करते रहते थे कि जैसे वो ड्यूटी से वापस आएंगे। वो पहले गेट पे खड़े होते थे कि अभी डैडी आएंगे, वो उनका इंतज़ार करते थे। तो अब जब उनकी शहादत की खबर मिली ना, तो भाभी ने उनको ये बताया कि वो एक लॉन्ग मिशन पर गए। मिशन पर तो वो थे ही जी, लेकिन वो जब मिशन से वापस इस हालत में आए तो उनको यही बताया गया कि वो एक बहुत बड़े मिशन पे गए। वो उनका मिशन अगले जहान का मिशन। उन बच्चों को कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बताते हैं आप लोग, कैसे समझाते? ज़ाहिर है 6 महीने की बच्ची, 2 साल 4 साल, ये तो इतनी छोटी उम्र अभी तो होती उनको है। पता ही नहीं, अभी तो वो बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं अभी भी बहुत छोटे हैं। अभी उनको ये तो जो बड़ा वाला है वो 8 साल का वो हो गया बहुत होगा। सेंसिटिव, वो अभी भी बहुत याद करते हैं। उसके सामने सवाल बात करता है तो क्या कहते हैं फिर? वो उसके सामने बात हो ही नहीं सकती। उसके सामने बात करें तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बात नहीं कर पाता अपनी मदर से। कभी कभी अल्लाह मियाँ बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि बच्चे जो ट्रॉमा होता है ना, वो फिर उनकी वो सारी ज़िंदगी का बन जाता है, तो आसान नहीं होता। वैसे भी वो छोटे बच्चे हैं, तो उनके सामने हम ये बात करें ना तो हम खुद ही अवॉइड करते हैं आप लोग उनके सामने कि कोई बात ऐसी ना हो। छोटे मासूम हैं, उनके जहन में कोई और बात आ जाए, बिल्कुल ही। तो आप सब में से सबसे ज़्यादा बच्चे किससे अटैच हैं? होता है ना कोई फेवरेट? मुझसे आप ज़्यादा, जी। फेवरेट पप्पो हैं आप? वो मेरे पास आते हुए उनका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। वैसे
जैसे भाई का ख्याल रखती थी, वो आते थे, उनका इंतज़ार होता था, हर साल वो आते थे, उनके आने का इंतज़ार होता था, वैसे ही उनकी अरेंजमेंट्स करते थे कि भाई आएंगे, ये होगा, ये होगा। और अभी उनके बच्चों के साथ उतनी अटैचमेंट है, उतना ही ख्याल रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब भाई आ गए हैं। अच्छा, शक्ल भी मिलती है? हाँ, छोटा जो बेटा है उनकी काफ़ी शक्ल मिलती है, वो उनके जैसे। बस यही है, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, सब्र करें और यही सोचें, जैसे इन्होंने कहा कि उनके दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद किए हैं, हर किसी को नसीब नहीं होती शहादत। और कुछ लोग तो फ़ौज में जाते ही यही सोच के हैं कि बस अल्लाह मियाँ मुझे शहादत जी हाँ। अता करे। आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे अब जो आने वाली जो जनरेशन है ना जी उनके लिए वो एक रोल मॉडल है। बिल्कुल। हमारे लिए तो हमारे घर में एक रोल मॉडल बन गए। तो हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है वो यही कहते हैं, उनको अपना रोल मॉडल समझते हुए बस उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। अब उनके अंदर भी वो एक शहादत का जो जज्बा होता है ना, जी, कभी कभी वो बच्चे भी इसी तरह याद करते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे। बस अल्लाह मियाँ आप लोगों के दिलों को सुकून दे और याद तो उनकी हमेशा रहेगी आप लोगों के साथ। हमें आकर ARY की तरफ से जिस तरह से एक शहीद की यादगार के लिए पाकिस्तान को आगाही का एक मौका मिला है, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और तसल्ली सुकून की भी बात है कि वो बेटा हमारा हमसे अलहदा हो गया है। मुल्क की खिदमत की खातर उसने जो अपना टाइम दिया था उसको शाबाश के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए, उसको बाकी कौम तक उसके जो काम थे उसको बताने के लिए जो ARY ने जो सिलसिला शुरू किया है, और ख़ास तौर पर 6 सितंबर के हवाले से कि इस मुल्क का दिफा, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपना खून देकर इस मुल्क की एक तारीख़ बना रहे हैं, उनको याद करना और उनको सलाम पेश करना, उसके लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। हमारा बेटा था, हमें दुख भी है लेकिन साथ फ़ख्र भी है। और ऐसे दिनों के ऊपर जब ऐसे लोगों को याद किया जाता है तो दिल में वो दुख नहीं रहते बल्कि एक फ़ख्र और एक तस्कीन मिलती है कि वो चले गए हैं लेकिन उसको याद करने वाले बहुत हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हर बंदे से अगर कोई पूछे तो उनका नाम इज़्ज़त, एहतराम और फ़ख्र से लेंगे। और तो हम याद करते हैं मेजर अयाज हुसैन कुराई शहीद को आज के दिन, और आप सबका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमने ट्रिब्यूट दिया उनको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह जो है ना दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है और इस उदासी की वजह कुछ ख़ास है। आज का दिन ट्रिब्यूट देते हैं हम शोहदा को अपने, और जब हम उनकी फैमिली से मिलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो तो चले गए लेकिन अपने पीछे पूरा ख़ानदान जब वो छोड़ के जाते हैं तो वो किस तरह ज़िंदगी से मुकाबला कर रहे होते हैं। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अभी हवलदार आज़म शहीद की बेवा से और उनके बच्चों से। जमीला बेगम जो हवलदार आज़म शहीद हैं उनकी बेवा हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर उनके साथ उनके बच्चे मौजूद हैं, आयबा आज़म, अफशा आज़म, बिस्मा आज़म और शहाब आज़म, और एक और बेटी है निमरा आज़म, वो पुलिस में है। इकरा आज़म कैडेट कॉलेज में है। अच्छा, दो और आपकी बेटियां हैं? जी, दो बड़ी हैं इनसे। दो बड़ी हैं जो एक कैडेट कॉलेज में पढ़ती हैं। जी, उससे बड़ी वाली पुलिस में है। उससे बड़ी वाली पुलिस में जॉब पे लग गई? जी, लग गई माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। सो 1 2 3 4 5 6 माशाल्लाह बच्चे आपने अकेले इस तरह पाले? जी बिल्कुल। हवलदार आज़म शहीद साहब जो हैं उनकी शहादत को कितना टाइम हो गया? उनकी शहादत को 10 साल हो रहे हैं। 2014 में 28 अगस्त 2014 में हुई थी। 10 साल? 10 साल हो रहे हैं। और उस वक्त आपकी सबसे बड़ी बेटी कितने साल की थी और सबसे छोटे बच्चे कितने साल के थे? मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो 14 साल की थी, निमरा आज़म, और ये शहाब आज़म, बिस्मा आज़म जो है ये 3 मंथ के थे। तो उनकी शहादत कैसे हुई?
उनकी शहादत 2014 में ऑपरेशन ज़रब अज़म में हुई थी। चेक पोस्ट पे हमला हुआ था, अच्छा, दहशतगर्दों के मुकाबले में हुई थी। फिर आपको कैसे पता चला? हाँ, मुझे तो जुमेरात का दिन था, असर के टाइम ही मुझे घबराहट होना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई थी। जो बड़ी बेटी निमरा आज़म पुलिस में है, वो ट्यूशन से आई तो मुझे कहती मम्मा जी पापा को फ़ोन करें ना। हाँ, तो मैंने कहा कि बेटा, कितने दिन से दूर थे आपसे? वो 3 महीने हो रहे थे हमें। 3 महीने, जी। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा वहाँ पे तो मोबाइल चलते ही नहीं है ना, सिग्नल आते, तो मैं कैसे कॉल करूँ। और बाबा ने सुबह आ जाना है, सुबह उनकी छुट्टी का भी था कि उन्होंने आना है। तो मैंने कहा सुबह बाबा ने आ जाना है। तो वो अलमारी में से कपड़े निकाल के बाबा के प्रेस करने लग गई कि सुबह बाबा ने आना है। अच्छा, मैं ये जब प्लानिंग थी सुबह आने की? जी जी, हमें पहले ये बताया गया था कि सुबह उनकी छुट्टी हो गई थी। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। तो असर की नमाज़ पढ़ी बेचैनी में, फिर मगरिब की भी मैंने पढ़ी तो मुझे पसीने आने शुरू हो गए। रात में मैं सोती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा जो है कुछ निकल रहा है बाहर को, दिल घबरा रहा है। उठी हूँ, पानी वगैरह पिया है। देर की सोने की वजह से ना मेरी आँख नहीं खुली। 5 बजे के टाइम हमारे यूनिट के एक भाई हैं अब्दुल मजीद, उन्होंने आके दरवाज़ा नॉक किया बड़े ज़ोर से। मैं जल्दी भागी गई, दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा भाई खैरियत आप इस टाइम? बोले बाजी आप प्लीज़ हमारे घर आ जाएं। मैं उनके घर गई हूँ तो मैंने कहा भाई क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? तो वो मुझे कहते कि बाजी उस्ताद आज़म ज़ख्मी हो गए हैं। तो मेरे मुँह से ये अल्फाज निकला कि नहीं वो शहीद हो गए। बोले बाजी नहीं ज़ख्मी हुए। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा दिल कह रहा है कि वो शहीद हो गया, हमें सच्ची बात बताए, हमें सब्र हो जाएगा। वो कहते नहीं गाड़ी है, मुझे बच्चों को ले गए, सियालकोट की तरफ जाना था, CMH सियालकोट का बताया था उन्होंने मुझे। पर जैसे सियालकोट को गाड़ी ने टर्न नहीं किया, नारवाल की साइड पे चली गई। तो मैंने कहा कि भाई सियालकोट CMH का तो ये रास्ता आता है, आप हमें घर क्यों लेके जा रहे हैं? कहते बाजी नहीं, आज़म भाई की अम्मी को भी साथ लेना है। तो फिर सब्र करती रही, पर दिल मान नहीं रहा था कि ज़ख्मी है। दिल यही गवाही दे रहा था कि वो शहीद हो चुके हैं, और उनका शौक़ भी था शहीद होने का। आपसे जिक्र करते जी, थे? मुझसे जिक्र करते थे। तो जब अपने बस स्टॉप पे पहुँचे तो वहाँ उनके कज़न वगैरह तम टेंट वगैरह देगे वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। उनको पहले पता चल चुका था, हमें नहीं बताया था, घर वालों को बता दिया था। आप लोग कराची में थे? नहीं, हम लोग लाहौर कैंट में थे। अच्छा, आप लाहौर कैंट में। जी। तो जब मैंने उनको कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो वो गले लग के मेरा देवर छोटा रोने लग गया कि भाजी आपको नहीं पता कि भाई शहीद हो गए? मैंने कहा मेरा दिल कह रहा था, पर मुझे ये कह रहे थे कि बाजी नहीं उस्ताद ज़ख्मी है। बस उसके बाद फिर मुझे कोई पता नहीं चला कि मैं किधर हूँ, बच्चे मेरे किधर हैं। बड़ी बेटी को कोई होश नहीं। दूसरे दिन जब आज़म की डेड बॉडी आई तो 5 बजे का टाइम था अज़ानों का, तो मेरी आँख लग गई और मुझे ऐसे पुकार है कि मैं आ गया। मेरी एकदम से आँख खुली तो मैंने देखा कि घर में सारे कोई परेशान बैठा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है। मैं बाहर गई तो मैंने एम्बुलेंस की लाइट देखी, मैं भागी तो मेरे पीछे जो फैमिली मैन जो हमारे साथ गई हुई थी वो मेरे पीछे भाग गई हैं। तो मैं एम्बुलेंस की तरफ भागी हूँ। जैसे मैं भागी तो आज़म की डेड बॉडी थी। फिर घर तक पकड़ के लेके आए। डेड बॉडी जब देखी तो एक दफ़ा तो बिल्कुल क़यामत पड़ गई कि कैसे रहूँगी, कैसे बच्चों को पालूँगी, क्या करूँगी, कैसे ये माशरे का मुकाबला करूँगी मैं। पर पाकिस्तान का परचम जब देखा उनकी डेड बॉडी पे तो अल्लाह ने मुझे बहुत सब्र दिया। मैंने कलमा पढ़ा, सलूट किया अपने शोहर के डेड बॉडी को। बच्चों को कहा कि बच्चों आपके पापा के पास। बच्चों ने भी देखा? जी, ये बहुत छोटे थे, बड़ी दोनों बेटियों ने। हाँ, जी, ये दोनों भी बहुत छोटे हैं। जी। मैंने कहा देख लो आखिरी बार अपने बाबा की डेड बॉडी, चेहरा प्यार से, दोबारा आप लोगों को नसीब नहीं होगा। बड़ी बेटी को अल्लाह पाक ने बड़ा सब्र दिया, वो मुझे हौसला दे रही थी, मम्मा जी फ़ख्र करें, हमारे बाबा ने शहादत का रुतबा लिया और हम भी पढ़ लिख कर ना अपने वतन के लिए जान का नजराना पेश करेंगे। कैसे गुजारा हुआ ये 10 साल तक, कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल, हर पल मर के बड़ा याद कर फिर हिम्मत होती थी बच्चे भी से। छोटे थे, आप तो नहीं निकल सकती थी घर से? 3 महीने के 2 बच्चे, हाँ जी। फिर और ये मैं- दोनों भी छोटियाँ होंगी। जी, मैं बिल्कुल तन्हा थी,
बस पाक आर्मी थी जो मुझे इतनी इज्जत से लेके चल रही है। बहुत सारे मेजर की मिसिज ने बड़ी मेरी हेल्प की हर जगह। मेरे बच्चों को, भाभी बच्चों को इस तरह से स्कूल में भेजना है, हम आपके साथ हैं, हर जगह उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और सबसे ज़्यादा शुक्र मैं अल्लाह पाक का गुजारती हूँ जो उन्होंने मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। क्या होता है आपको, मतलब लाइक पेंशन आती है, जी जी, मुझे उससे पेंशन गुजारा आती- होता जी, था, और हाँ रहने जी। की जगह होती है। जी, मुझे क्वार्टर मिला हुआ है आर्मी हाँ, की तरफ से। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह। हाँ जी, मेरे बच्चों की फीस तो बिल्कुल फ्री है, बाकी बुक्स वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। और माशाल्लाह बड़ी बेटी पुलिस पुलिस में। में, हाँ जी, वो उसने ही बड़े छोटी बहन को कैडेट कॉलेज भेजा हुआ है। बच्चे पढ़ाई में सही रहे। कभी माशाल्लाह। होता है ना माँ अकेली, नहीं, नहीं, बच्चे मैंने- काबू में नहीं आते माँ से। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी भी, मेरे बच्चों ने मुझे आज तक स्कूल के दरवाजे पे शिकायत के लिए मैं नहीं गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने स्कूल में अपना एक नाम बनाया हुआ है। बड़ा फख्र होता है इस चीज़ का मुझे, कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और बच्चों से बड़ा कुछ सीखने को मिला है। हौसला देते हैं, मम्मा जी इधर कमज़ोर नहीं पड़ना आपने, हम हैं। तो मैं शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि अल्लाह ने बड़ी प्यारियाँ बेटियाँ दी हैं। कहते हैं ना कि बेटे ही सहारा होते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, बेटियाँ बहुत लकी होती हैं। इनको याद है, तुम लोगों को याद है अब्बू की इस कुछ बच्ची- झलक? एक तो बहुत दफ़ा- छोटी होगी ना? जी 5 साल की थी। हाँ, 5 साल की थी 5 मैं। साल की थी। मुझे बस एक वाक़या याद है कि बाबा ना जब भी आते थे यूनिट से तो वो हमें शाम के वक्त ना पार्क में लेके जाते थे, और वो मुझे कांधे पे बिठाते थे और अफशा को उठाते थे, और ये बहुत ज़िद करती थी कि बाबा मुझे कांधे पे बिठाएं, आयबा को क्यों बिठाएं। ये चीज़ तुम्हें याद है? जी। तो तुम सारी ज़िंदगी तुमने क्या चीज़ मिस की है अब्बू की? मुझे सबसे ज़्यादा बाबा की जब याद आती है जब मैं स्कूल जाती हूँ और मेरी फ्रेंड्स अपने बाबा के साथ जा रही होती हैं, और फिर मैं मम्मा को आगे बोलती हूँ, मम्मा हमारे बाबा कहाँ है। तुम्हारी मम्मा भी तो एक फौज, मैं तो कहती हूँ जो फ़ौजी की बीवी है ना वो भी फ़ौजी है बस। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिस तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और वो छोटी छोटी चीज़ों को के लिए तरसते हैं और बोलते होंगे कि ये नहीं मिला। तो अगर हम ये फैमिली आप देख रहे हैं जिन्होंने 10 साल हो गए हैं उनके हस्बैंड की शहादत को, और छोटे बच्चे तो 3 महीने के थे, उनको तो कोई मेमोरी ही नहीं है फादर की, जाहिर है। तो आपको बहुत सारे लोग देखकर ये कह रहे होंगे कि वो कभी कभार अपने हाल में खुश नहीं होते। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपने इस मैं ज़िंदगी हर का हाल में खुश हूँ, कि हर नेमत पे खुश हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे जितना दिया है, नहीं दिया, मैं उस हर हाल में खुश हूँ। शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने कभी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं दी। बच्चों के लिए क्या ख्वाब देखते थे, क्या सोचते थे? वो बस यही आपने सब- बताया है हाँ, कभी बच्चों को? बताया जी, वो यही कहते थे। मैंने अच्छा उस टाइम ना सैलरी बड़ी कम होती थी, लोगों के बच्चे APS जाते थे, तो मुझे कहते थे इंशाल्लाह मैं ना मेहनत करूँगा, आगे रैंक लूँगा और अपने बच्चों को APS में पढ़ाऊँगा। हाँ, मैंने कहा हाँ मुझे भी ये वाइट यूनिफॉर्म बड़े ही पसंद है। तो कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर हम अपने बच्चों को ना APS में पढ़ाएंगे। तो यही कहते थे कि मैंने हर टाइम बॉर्डर पे होता हूँ, मुझे अगर कुछ भी हो ना तो आप बच्चों को जो ये पढ़ाई हर चीज़ जो होगी ना आर्मी आपको सपोर्ट करेगी, और बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। और बच्चों को ये बेटियां नहीं है, मुझे बेटों से बढ़कर हैं। कभी आपको माशा अगर इस चीज़ की इजाज़त ना दे तो आपने सब कुछ छोड़ के इनको आगे अहमियत देनी है, और इनको आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, अच्छा वो उनकी ख्वाहिश थी उनकी ख्वाहिश थी और मेरा अपना भी फोर्सेस में जज्बा हो। था। जी मैं तो आपने ये चीज़ें करनी है। तो मैं कहती थी वो बाकी सब कुछ ठीक है, पर आप बार बार शहादत की बात बीच में क्यों लाते? उनको शौक इतना बहुत शौक था और था। यही था। मुझे लगता है जिसको शौक और होता है ना, अल्लाह ताला उसको वही, जिसको लगन होती है शहीद लगन, होने के बहुत ज़्यादा लम्हा, उससे लगन वो थी। रुतबा देता है ना। आज़म सबसे अलग थे, बहुत सादा मिजाज के, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। वही मैं बच्चों को बताती हूँ कि बेटा कभी आपके बाबा ने मुझे गुस्से में बुलाया होता ना तो मुझे वो अल्फाज भी याद रहते। तो उन्होंने तो कभी लड़ाई झगड़ा किया ही बच्चे पूछते हैं कभी, जैसे हाँ ये जी। लोग, इनको तो पता भी नहीं पता है, ही कभी नहीं ये लोग पूछते हैं कि कैसे थे आप, हमें बताएं, जी, तस्वीरें देखते हैं। बिल्कुल मुकाबले जैसे जीतते थे कबड्डी कुश्ती में माशाल्लाह। तो बच्चों को दिखाती हूँ कि आपके पापा इधर ये गेम्स खेलते थे और घर आके कहते थे मेरे ना पीछे बड़ी दर्द हो रही है। तो हमने कहना कि चले हम मसाज कर देते हैं या कुछ ऐसा। नहीं नहीं, ये मैं आदी हो जाऊँगा, बस ठीक है
सब्र वाले बहुत ज़्यादा थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको सारे बच्चों में से किसकी आदत, कौन से वाले बच्चे की ऐसी आदत है जो आपके बिल्कुल हस्बैंड जैसी लगती है? हाँ, बड़ी बेटी निम्रा एंड अयबाज। अच्छा, इनकी जी। आदत लगती है। जी, जी। तुमसे कभी तुम्हारे क्लास फेलोज, तुम्हारे दोस्त पूछते हैं तो तुम बड़ी प्राउडली उनको कहती हो कि मेरे जी। फादर शहीद हैं? जी, मेरी बहुत ज़्यादा दोस्तें पूछती हैं कि तुम्हें मतलब दुख तो होता है सबको, लेकिन मैं उन्हें बताती हूँ कि मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे बाबा शहीद हुए हैं और मैं भी कोई फोर्स ज्वाइन करूँ और मैं भी उनकी तरह अपने वतन के लिए जान कुर्बान करूँ। तुम कुछ बोलोगी? तुम तो छोटी होगी बहुत। अफशा थी? हाँ, मैं 2 इयर्स की थी। 2 इयर्स की थी। तो तुम पूछती हो, बहनों से पूछती हो, अम्मी से पूछती हो कि मुझे अब्बू के बारे में कुछ बताएं? हाँ, मम्मा बताती थी कि पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से नहलाई करवाते थे। खुद ही नहीं लाते थे इसको। हाय स्वीट। अच्छा। हाँ, और ये बड़ी लाडली सी लड़कों की तरह थी, तो और वो इसको ज़्यादातर पैंटें शर्टें पहनाना और बाल कटिंग करवाना, और खुद ही नहलाते थे बचपन में इसको। तो कहते थे नहीं ये छोटी है, ये लोग रखते निम्रा पापा मेरी जगह अफशा। बोले नहीं, आप लोगों को प्यार में अब थोड़ा वक्त इसका है, और इसको खुद ही नहलाना, मसाज करनी तेल के साथ। तो बड़े ये गोलू मोलू से थी, बड़ी ज़्यादा उसके साथ थे ये माशाल्लाह। मतलब ये वही वाली बात कि ये तो बहुत ही छोटे ये होंगे। तो एक दिन के थे जब आजम घर से गए, उनको तो मिला ही नहीं। यहाँ के सबसे ज्यादा फिर अफशा ही थी। हाँ हाँ। जी। वो 3 महीने आप कह रही थी ना कि वो तो 3 महीने बाद बाद तो डेड बॉडी आ गई, यानी कि एक दिन के देख के गए, एक दिन के बच्चे देख के गए इन दोनों को। हाँ, तो उसके बाद तो जब ये पैदा हुए तो खुश हुए बहुत ज्यादा खुश हुए थे और ये तो एक इकलौते बेटे आए ना, हाँ जी। तो इनको शौक है कुछ आर्मी ज्वाइन करने का? शाहबाब हाँ ने भाई, क्या बनना है? आपको क्या बनना है बड़ा होके? ओए होए होए। मेरे 6 बच्चों को यही जज्बा है कि हमने पढ़ के मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। तो आज हमने हवलदार आज़म शहीद साहब को ट्रिब्यूट पेश किया आज 6 सितंबर के ज़रिए, और आप सबका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और वो हमेशा ज़ाहिर है आपके तो दिल में रहेंगे, लेकिन आवाम को भी याद रहेगा कि उन्होंने जो कुर्बानी दी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 6 सितंबर। आसान नहीं होता किसी भी फ़ौज में भर्ती होना, फ़ौज के किसी भी नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में मुश्किल काम होता है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, फिर जाके आप एक आर्मी ऑफिसर या नेवल या एयरफोर्स ऑफिसर बनते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है माँ बाप का इस बात पर राज़ी होना कि हम अपने बच्चों को मुल्क के दिफा के लिए खड़ा करेंगे, क्योंकि जैसे होता है ना, बड़ी रिस्की जॉब है ये। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आप कब तक है। तो जब तक लिखी है वो तो अल्लाह ताला ने लिखी है, लेकिन हर किसी के नसीब में शहादत भी नहीं होती। तो आज मेरे पास मौजूद है लेफ्टिनेंट शहीद के वालिदैन मदर निगहत सग़ीर साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम, और मोहम्मद सग़ीर साहब फादर हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। अगर मैं पूछूं कि लेफ्टिनेंट शहीद जो हैं उनकी शहादत किस तरह हुई थी और कितना अरसा हो गया? 4.5 साल हो गए तकरीबन। और 2020 में जो पीआई का प्लेन क्रैश हुआ था, अच्छा, कोरोना के बाद पहली फ़्लाइट जो चली थी, अच्छा अच्छा, जुमातुल विदा के दिन, जी 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 जी, उसमें थे वो। अच्छा, उस फ्लाइट में थे? जी जी, उस फ्लाइट में थे। ओके, तो वो कहाँ से आ रहे थे? लाहौर से आ रहे थे, लाहौर में उनकी यूनिट थी, और वहाँ से वो आ रहे थे ईद में, घर छुट्टी आ रहे थे ईद करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने इंटर में हमारे साथ ईद की थी। उसके बाद जो है वो जब पाक आर्मी ज्वाइन की 2 साल, तो उसमें भी ये है कि वो ईद पे उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। वैसे ये है कि आते रहते थे छुट्टी, लेकिन ईद पे नहीं छुट्टी उनको मिली थी कभी। फिर उसके बाद 2 साल जो एज ऑफिसर थे, उसमें भी ये है कि उनको ईद पे छुट्टी नहीं मिली थी। तो ये उनकी पहली ईद थी हमारी। जो उनसे पहले उन्होंने ईद की हुई थी वो इंटर में थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, और आप कितने साल के थे जब शहीद हुए थे? ये 23 साल के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पहली ईद थी उनकी हमारे साथ 4 साल बाद। हाँ, और उनकी बहन इत्काफ बैठी हुई थी, तो उनको ये था कि मैं अपनी बहन को भी सरप्राइज़ दूंगा। उसको नहीं बताया था हमने कि शहीद छुट्टी आ और रही है। कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, अच्छा 2 बेटे और 4 बेटियाँ, अच्छा अच्छा और शहीद तीसरे नंबर पे थे। अच्छा अच्छा। तो और भी कोई है फौज में? मेरे भाई थे, वो 20 साल पहले शहीद हुए थे। अच्छा तो शहीद जो हैं वो इंतहाई ज़हीन, मेहनती और दूसरों का ख्याल करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, इस तरह का इंसान था। और एक जो चीज़ थी उसकी, उसको शहीद, शहादत और शोधा, इनसे मतलब एक अलग से ही उसका एक लगाव था, एक अकीदत थी। क्योंकि जो शोधा की तस्वीरें हैं, जो निशान हैदर वाली जिन्होंने लिया, उनकी तस्वीरों को वो बहुत अकीदत से देखता था। और उसकी आंखों में जो उस वक़्त चमक होती थी वो मतलब इंसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और उसको ये भी बहुत था कि भाई मेरे नाम के साथ शहीद हो। अच्छा। तो उसके लिए जो है कि वो जब सियाचिन पे गए थे, उसकी पोस्टिंग पहले सियाचिन पे थी, तो तब भी उनका यही था कि मैं वहाँ पे शहीद होऊंगा और मैं रोज़े की हालत में होऊंगा। और ये है कि मुझे उनके एक दफ़ा उनकी शहादत के बाद उनके जो यूनिट के एक जवान है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि सियाचिन पे जाने से पहले उन्होंने जो है वो जब वहाँ पे तो वो सियाचिन पे वाइट ड्रेस होता है, तो उसके नीचे ज़्यादातर लोग जो है वो कुछ भी गर्म लिबास पहन लेते हैं। लेकिन जब हमने सर शहीद को कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके नीचे वर्दी ही पहनूंगा ताकि अगर मैं सियाचिन पे शहीद होता हूँ तो मेरे जिस्म पे खाकी वर्दी हो। अच्छा, ये इतना वो रखते थे हाँ। दिल में। और ये कि जब वो जिस तरीके से उनकी बहन इत्काफ़ में थी तो उसने इत्काफ़ से पहले जो है वो फ़ोन किया शहीद को। तो उसके बाद जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि इत्काफ़ में जो लोग बैठते हैं ना उनको खुसूसी दुआ का कहते हैं, तो आपने क्या कहा है अपनी बहन को दुआ के लिए? हाँ। तो कह रहे कि मैंने बहन को कहा है कि मेरे दुआ करना कि मुझे जन्नत की हूर मिल जाए। हाँ। तो मैंने आगे से कहा कि ये ऐसी दुआ थोड़ी वो कहते हैं, आपने वो ये कैसी दुआ आपने कही है? तो कह रहा है कि अम्मी आपको वो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई जन्नत की हूरों में मैं रहूँगा, जन्नत की हूरें मुझे मिलेंगी। तो बस उसके चंद दिन बाद ही वो उसकी शहादत हो गई। हाँ। तो जब इन्होंने आपके बेटे ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे फ़ौज में जाना है, बच्चे अपने ख्वाब बताते हैं ना माँ बाप को, तो आपने क्या कहा उनको? हमें बड़ा गर्व हुआ, मैं बड़ी हुआ कि माशाल्लाह वो खुद बजाते खुद उसका जो ये जो शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं। बचपन में ज़्यादातर जो बच्चे जो है वो जाते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो उसका ये वो था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। हाँ। या आर्मी में जाऊं या मैं एयरफोर्स में जाऊं। हाँ। तो ये उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। यानी देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पिकनिक पे जाते हैं, इधर घूमने के, तो उन मेरे बच्चों की और सबसे ज़्यादा उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम पीएफ म्यूज़ियम में जाएं। अच्छा अच्छा। उसके साथ जो है वो नेवी का म्यूज़ियम है, वहाँ जाएं। तो वो जब पीएफ म्यूज़ियम में जाते थे तो जाके एक एक जहाज़ के ऊपर जो चीज़ें लिखी थी उसको पढ़ते थे। पढ़ के तो फिर घर में जब वापस आते थे तो एक दूसरे से डिस्कस करते कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने कौन से जहाज़ में पढ़ा, किस जहाज़ के लिए पढ़ा, ये पढ़ा। तो ये उनकी ये शौक़ था। और जब भी 6 सितंबर होता था तो वो हमेशा स्कूल में भी आर्मी जो की वर्दी होती है वो पहन के 6 सितंबर को जाते हैं। तो ये बच्चों में शौक़ कैसे आपके डेवलप हुआ? ये तो अल्लाह ताला का ही करम है कि अल्लाह ताला ने शुरू से, जब ये है कि बच्चों को अभी मतलब भी नहीं पता होता शहादत का, तो उस वक्त ही उनके दिल में जो है कि वो तो कुछ आप डिस्कस करते होंगे ना घर में, ऐसे बच्चों को कैसे शौक हाँ, है? ये एक जो होता है ना कि जब ज़ाहिर बात है जो कोई भी हमारे त्यौहार हैं कौमी, उसमें जो है कि आप पूरी लगन के साथ, पूरे जोश के साथ खुद भी आप उसमें इन्वॉल्व हों, तो फिर बच्चों को भी इस चीज़ का शौक़ होता है। जिस तरह 14 अगस्त का यह है कि जब सुबह प्रोग्राम शुरू होते हैं तो आपने उससे पहले बच्चों को उठाना है, उनको टीवी के आगे बिठाना है, और जब कौमी तराना है तो बताना है कि इसकी रिस्पेक्ट कितनी है। आपने खड़े हो जाना है फ़ौरन कौमी तराने के, झंडियाँ अगर आपने लगानी है तो उसके बाद जो है आपने झंडियों को ऐसे ही नहीं ज़मीन पे फेंक देना। 14 अगस्त गुजरने के बाद उनको बहुत अदब से, एहतराम से उतारना है, प्यार से। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिससे खुद ब खुद बच्चों के अंदर जो है वो अपने पाकिस्तान के लिए या अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा मतलब ये पहला स्टेप होता है कि आप बच्चों को बता रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि झंडियाँ लगाने से और इससे क्या होता है, लेकिन ये पहला स्टेप है बच्चों के दिल में एक हुब्बुल
तो वतन होने का एहसास पैदा करने का या मोहब्बत मुल्क से पैदा करने का, फिर तो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही होती जाती है जब आपको पता चलता है कि आपकी एक पहचान है पूरी दुनिया में। और जो है कि 1 अगस्त आनी है से लेके 14 अगस्त तक डेली जब होमवर्क कर लेते हैं बच्चे, तो उसके बाद जो है कि कोई ना कोई बच्चों को कहना है कि सब बारी बारी जो है वो आप कोई ना कोई नेशनल सॉन्ग पढ़ें। अच्छा, इस तरह 6 सितंबर है या इस तरह के बाकी जो डेज होते हैं, कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, तो उनके आपने जो ये एक्टिविटीज़ घर में रखी हुई हाँ थी। कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका हम पे एहसान है ये, तो उस चीज़ को जो है कि हम आगे अब इसी तरीके से लेके चल सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहूँगी वॉर वुंडेड सिपाही सद्दाम हुसैन साहब से। तो जाहिर है जब ये वॉर में होते हैं तो फिर देखते भी हैं वहाँ पे इनके सामने शहीद भी हो रहे होते हैं, और वो किस तरह का फेज़ होता है, तो हम इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक शुक्र ठाक। अल्लाह का, आप सुनाएं। तो कौन से ऑपरेशन में आपने हिस्सा लिया? ऑपरेशन अलमीज़ान में हिस्सा लिया। अलमीज़ान, ऑपरेशन अलमीज़ान। सो वो कितने अरसे पहले हुआ था? ये अच्छा, तकरीबन 5 साल पहले। तो क्या हुआ था? वो सूरत आलम ड्रामे और फिल्मों में तो देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है असल में तो नहीं हमने कभी देखा। आपने तो ये एक्सपीरियंस किया है। ये हम ऑपरेशन अलमीज़ान ड्यूटी पे मामूर थे, तो उधर हम सर्चिंग करे थे, तो दुश्मन की तरफ से नस्ब गई जो बारूदी सुरंग थी ना, वो फटने से ब्लास्ट हो गए। बारूदी सुरंग होती थी जी। अच्छा। वो ब्लास्ट होने से मैं शदीद ज़ख्मी हो गया था। अच्छा। जिसमें मेरी जो एक आँख है वो ज़ाया हो गई, दूसरी जो थी वो मेरी 70%। अच्छा, तो फिर उसके बाद और बॉडी वगैरह में क्या? नहीं, बॉडी वगैरह में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ फेस पे। ओके ओके ओके। सो फिर आपकी जो फैमिली है उसमें कौन कौन है? मेरी फैमिली में कोई भी नहीं आदमी मैं की। अच्छा, नहीं वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट्स थे उस वक्त? हम 4 भाई हैं। अच्छा। 3 बहनें और अम्मी है, अबू है। अच्छा जी, और मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है। तो ये 5 साल पहले का वाक़या है, और फिर कितने अरसा लगा आपको सही होने में? ये तकरीबन 1 साल लग गया था। नज़र आस्ता आस्ता रिकवर हो रही थी। अच्छा। तो ये मेरा फर्स्ट एड चलता रहा, ट्रीटमेंट चलती रही, तो 1 साल के बाद मैं चलने फिरने के काबिल हूँ। बड़ा ट्रॉमेटाइज भी होता है बंदा कि आप फ़ौज में भर्ती हुए हैं एक जज्बे के तहत, तो उसके बाद फिर इन चीज़ों की वजह से फिर जाहिर है आप उस तरह नहीं एक्टिव हो सकते, तो फिर एक ट्रॉमा तो होता है ना इंसान को। बिल्कुल होता है, मगर ये फ़ख्र भी हमें होता है कि ये वैसे हादसात किसी में बंदे की टांग चली जाती है, आँख चली जाती है, उसमें नहीं, मगर ये कि वतन के लिए, कौम के लिए जो होना है उस पर फ़ख्र होता है। ये तो मैंने दोनों आँखें दी है, मगर दुश्मन के लिए मेरा खून भी काफ़ी है। अभी भी मुझे कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी ना, वतन पे आँच नहीं आने दूंगा मैं। अभी भी बॉर्डर पे खड़ा हो सकता हूँ, दुश्मन के साथ लड़ सकता हूँ। तो अभी आपकी नज़र में ये है कि आप 30% देख पाते हैं विजन आपको, लेकिन क्लियर नहीं होता। जी, मगर थोड़ा बहुत ऐसा क्लियर होता है कि खुद अपने काम कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी फिर आप क्या करते हैं? अभी सर्विस में ही हूँ। अच्छा, सर्विस में। तो सर्विस में होते हैं तो फिर आप क्या काम कर सकते हैं? अभी कोई अगर यूनिट की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं तो रिलैक्स होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो आपके उस वक्त जो वॉर थी उसमें आपने अपने सामने पूरी वॉर देखी और पूरी शौदा को भी देखा होगा, कुछ लोग शहीद भी हुए होंगे, उसमें ऐसे आपके कोई दोस्त या कोई ऐसे थे? नहीं, उसमें जो जहाँ पे मैं वहाँ पे मेरे दोस्त थे, मगर वो भी ज़ख्मी हुए थे। अच्छा। उसमें जो ब्लास्ट होने से सिर्फ मैं एक ज़ख्मी, 2 और ज़ख्मी थे, वो नॉर्मल थे। अच्छा जी, मगर उससे पहले तो काफ़ी सारे ये शहीद हुए हैं, उनको हमने उठाए भी हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग उठा के फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। 6 सितंबर के बाद जब मैं सबसे मिलती हूँ तो एक चीज़ रिवाइव होती है कि जाने वाला चला जाता है, वो शहीद हो तो जाता है, जो कि बहुत बड़ी दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन उसकी जो फैमिली है वो जितने दिन तक ज़िंदा रहती है, जितने अरसे तक ज़िंदा रहती है, वो एक खलिश होती है। ज़ाहिर एक आपका इतना करीबी घर का फ़र्द जो है वो आपसे दूर चला गया, तो फ़ख्र तो होता है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जवान औलाद की जुदाई जो होती है वो इंसान को अंदर से घुन की तरह खा जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इंसान खोखला हो जाता है। बेशक ये कि हाँ, ये फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको
इतनी छोटी सी उम्र में इतनी इज़्ज़त दी, बिल्कुल इतनी इज़्ज़त से नवाजा और उसको शहादत मिली जो कि उसकी ख्वाहिश थी। और उसी की निस्बत से फिर हमें भी इतनी इज़्ज़त मिली है, हम भी उसकी निस्बत से पहचाने जाते हैं। अब हम शहीद के वालिदैन हैं। ये तो है, लेकिन सारी बातें एक तरफ, मगर ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन ये है कि उसकी कमी जो है वो तो कोई सारा पूरी नहीं कर सकता। पूरी नहीं कर सकता, बिल्कुल। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सब इस वक्त मेरे साथ शामिल इसलिए हैं कि हम इस 6 सितंबर के मौके पर सारे शोधा को सलाम पेश कर सकें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 6 सितंबर है और जैसे अभी आप बहुत सारे हमारे फैमिली से मिले, जो शोधा की फैमिली थी आर्मी से रिलेटेड। अब मैं नेवी की तरफ चलूँगी और मैं यहाँ मैं हमेशा से बहुत एडमायर करती हूँ नेवी के यूनिफॉर्म को, कि ये जो यूनिफॉर्म है ये मुझे सबसे पहली अट्रैक्शन जो है इस यूनिफॉर्म की लगती है। फिर आगे जाके ज़ाहिर है ये जो भी फोर्सेस हैं वो सारी ही फील्ड्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और दिल से करीब हैं। सो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं यहाँ विडो ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर ज़ीशान शहीद की मिसेस लेफ्टिनेंट कमांडर कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे पास मौजूद हैं विडो ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली की विडो ऑफिसर कैडेट सिदरा जवाद। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो पे आए और टाइम निकाला। सो सबसे पहला तो सवाल ये है कि आप लोगों ने नेवी ज्वाइन की आफ्टर आपके हस्बैंड्स की शहादत के बाद, या आप उससे पहले भी नेवी में थे? नहीं, नेवी हस्बैंड की शहादत के बाद ही ज्वाइन किया। उनकी शहादत के फ़ौरन बाद इसका एम किया था कि नेवी ज्वाइन करनी है और शहादत के बाद ज्वाइन की थी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया लेफ्टिनेंट कमांडर ज़ीशान आपकी शहादत को? 2018 अगस्त में 30 अगस्त 2018 में उनकी शहादत हुई थी और अभी 6 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। और आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? शादी को मेरे 2.5 इयर्स हुए थे जब शहादत हुई थी उनके। आपके बच्चे? मेरा एक बेटा था, अब तो माशाल्लाह ही 7। बैक देन ही वाज 1.5 इयर्स ओल्ड। अच्छा, और उस वक्त आप हाउसवाइफ थी? मैं हाउसवाइफ थी, बिल्कुल हाउसवाइफ। तो फिर आपने कैसे सोचा कि आप नेवी में हैं? असल में मेन जो एम था नेवी ज्वाइन करने का वो यही था कि उस लेगेसी को कंटिन्यू करना है। वो जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था उसको वहाँ को कंटिन्यू करना था और सबसे बड़ी बात थी बेटे के लिए कुछ करना था। और बच्चों के लिए तो रोल मॉडल फादर ही यूजुअली होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। तो आप फादर क्योंकि रोल मॉडल तो वो अभी भी हैं, लेकिन कोई उसे लिविंग रोल मॉडल चाहिए था, तो बस उसी के लिए ये स्टेप लिया था कि उस लेगेसी को कहीं रुकना नहीं चाहिए और जो यूनिफॉर्म उन्होंने उतारा है उसको मैंने कंटिन्यू करना। कैसे हुई थी उनकी शहादत? उनकी शहादत एक उनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी के एविएशन ब्रांच से था और वो पायलट थे और एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनके हेलीकॉप्टर को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी शहादत हुई थी। अच्छा, तो अगर मैं सिविलियंस के लिए ये पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन थी जिसके बेस पर आपको मौका मिला नेवी ज्वाइन करने का, या आपने कितनी ट्रेनिंग्स ली, किस तरह का प्रोसीजर होता है ये? अच्छा, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स में। जब आपकी शादी हुई थी? जब मेरी शादी हुई भी थी। अच्छा। तो जब शहादत हुई उसके बाद नेवी में वैकेंसीज आती हैं एज एन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, आप नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। तो शहादत के बाद ही मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था कि वैकेंसी आई हुई है जिसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन की एक्सपीरियंस उन्हें रिक्वायर्ड था, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था। तो मैंने अप्लाई किया, उसके बाद हमारा एक इनिशियल रिटन टेस्ट होता है, पहले वो क्वालिफाई किया, देन उसके बाद हमारा एक डिटेल्ड मेडिकल होता है, वो क्वालिफाई किया, फिर आईएसएसबी की ट्रेनिंग होती है। आईएसएसबी क्वालिफाई करने के बाद आपको फाइनल कॉल लेटर रिसीव होता है। अच्छा। तो मैंने वो सारे माइलस्टोन क्लियर किए थे, उसके बाद मुझे नेवी ने कॉल लेटर दिया था। अच्छा। और उसके बाद नेवी ज्वाइन करने के बाद भी हमारी 6 मंथ्स की इनिशियल ट्रेनिंग होती है जो हम बाकी कैडेट्स के साथ ज्वाइन करते हैं। वो बेसिक ग्रूमिंग और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या करना होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन मेरी ये है कि मेरा ताल्लुक़ है नेवी की स्पेशल ब्रांच से। अच्छा। स्पेशल ब्रांच में मैं अभी करंटली एज एन इंस्ट्रक्टर हूँ
PN कम्युनिकेशन स्कूल में। कम्युनिकेशन स्कूल बेसिकली जो नेवल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो ट्रेनिंग देते हैं हम ऑफिसर्स और जो CPO सेलर्स हैं वो वहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो मैं उनको पढ़ाती हूँ एज एन इंस्ट्रक्टर। मेरी ड्यूटीज़ हैं। ओके। और फिर आपकी जो जॉब आवर्स हैं उस वो आप मैनेज कर पाती हैं अपने बेटे को लेकर? ये मुझे लगता है ये ना अल्लाह ताला ने कुछ ख़वातीन को कुछ एक ख़ास एक मैनेजमेंट ताकत दी हुई है कि वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ हो उसका, चाहे मैं आपका ताल्लुक़ हो मीडिया से, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एंड व्हेन यू आर सिंगल मदर देन वो जो डिटर्मिनेशन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो मैनेजमेंट आराम से हो जाती है। सारी बच्चे के भी सारे माइलस्टोन और सारी चीज़ें अच्छी तरह से लुक आफ्टर हो जाती हैं। तो बेटे के लिए आप क्या ख्वाब देखती हैं? बेटे के लिए ख्वाब वही है कि जो पायलट्स वाला ग्रीन यूनिफॉर्म उसके बाबा ने उतारा है तो उसी को वो दोबारा वेयर करे, लेकिन येट अगेन उसकी अपनी विश है। उसकी अपनी विश भी यही है, क्योंकि वो जब आप देखते हो ना कि फ़ादर नहीं है और फादर शहीद हो, क्योंकि अब तो वो काफ़ी समझदार हो गया है, उस वक्त तो नहीं था, उसके पास कोई मेमोरीज़ भी नहीं है उसके फादर की, क्योंकि 1.5 ईयर्स में बच्चा क्या मेमोरीज़ बना सकता है। लेकिन अब क्योंकि वो पिक्चर्स और वीडियोज़ और वो स्टोरीज सुन के कितने पैशनेट थे, तो उसकी भी ओरिएंटेशन उसी तरफ है, बहुत ज़्यादा है। और फिर जब वो मुझे भी यूनिफॉर्म में देखता है तो वो बस उसकी यही ओरिएंटेशन है कि मैंने भी ज्वाइन करना है। तो अब आगे लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर हिम। मैं अब आपके पास आ रही हूँ। आपके हस्बैंड का नाम दोबारा एक दफ़ा लूँ, क्योंकि वही वाली बात है, शोदा का एक मकाम होता है और उनका वो मकाम है और हम आज के दिन उन सबको याद कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली की विडो हैं आप, और अब आप ख़ुद माशाल्लाह कैडेट ऑफिसर बन चुकी हैं सिदरा। तो सिदरा मुझे बताइए अपने बारे में, कितना अरसा हुआ उनकी शहादत को? लास्ट सितंबर। अच्छा, अभी 1 साल हुआ? अभी 1 साल हुआ है रिसेंटली, 4 सितंबर कल उनकी इनफैक्ट बरसी थी। आपके हस्बैंड की शहादत किस तरह हुई थी? मेरे हस्बैंड पायलट थे, हीलो होते थे, सीकिंग हीलो जो है, और रूटीन ऑपरेशंस के दौरान जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उनकी शहादत हुई थी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को एट दैट टाइम इट वाज 8 इयर्स और अभी 9 साल हो चुके हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और फैमिली में और कौन? मेरी एक बेटी है, शी इज़ 7 इयर्स ओल्ड, और एक बेटा है, वो अभी 4 साल का है। अच्छा, और आपने कैसे सोचा कि मैं भी फोर्सेस ज्वाइन करूं? ज़ाहिर है मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, मैंने उनकी डेडिकेशन देखी हुई थी, उनका पैशन देखा हुआ था, और जितनी उनको अपनी ड्यूटी से, अपनी मुल्क से मोहब्बत थी, तो एक होता है आपके दिल में ख़ुद भी उतनी ही मोहब्बत होती है कंट्री के लिए। लेकिन उनके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी रोल मॉडल बनना था, और ख़ुद के लिए भी कि मैं ख़ुद भी चाहती थी कि मैं ज्वाइन करूँ। आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है? मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो मैंने बैचलर्स किया हुआ था कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, और अभी मेरी रिक्रूटमेंट हुई है IT ब्रांच में। अच्छा, तो उस वक्त जब आप जब जिंदा थे वो, तो तब आप नहीं जॉब करती थी कोई? मैंने जी कुछ इंटर्नशिप्स की हुई थी मैंने रिलेटेड टू माय फील्ड, बट एट दैट टाइम बच्चे मेरे छोटे थे, तो मैं उनको थोड़ा टाइम दे रही थी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अभी अपना MS स्टार्ट करूँगी, एंड मीनवाइल ये इंसिडेंट हो गया था। अच्छा, तो जवाद साहब की शहादत कैसे हुई थी? सीकिंग के पायलट थे वो, तो सीकिंग क्रैश हुआ था लास्ट ईयर गवादर में, तो उसी में ही उनकी शहादत हुई थी। और आपको कैसे कैसे इन्फॉर्म किया गया, किस तरह पता चला? नेवल कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे घर सारे जो हायर कमांड्स हैं उनकी वाइफ्स आई थी मेरे घर, और उन्होंने मुझे फिर इन्फॉर्म किया था। इंसान को होता है ना, कभी इंसान ने बड़े ड्रीम्स देखे होते हैं ज़िंदगी में और ये सोचा हुआ, मगर होता वही है जो लिखा होता है। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप रियलिटी को बहुत टाइम से एक्सेप्ट कर लें और आप उसी को लेके ही चलें, और फिर अगर आपको अल्लाह ताला पे आपका बिलीफ है और आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप जो है आपके लिए आसान हो जाती है चीज़ें, और स्पेशली एज अ मदर आप वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, तो मुश्किल होता है, बट एट द सेम टाइम आप जो है वो
आप कंटिन्यू कर लेते हो अपनी लाइफ के साथ। वो कहते हैं ना, अल्लाह तकलीफ देता है तो फिर उसका मरहम भी वही देता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या सोचती हैं, क्या ड्रीम्स हैं उनके लिए? बच्चों के लिए मेरे वही ड्रीम्स हैं जो उनके बाबा के ड्रीम थे। और उनके बाबा के क्या ड्रीम्स थे? उनके बाबा बेटे के लिए तो मेरे स्पेशली चाहते थे कि वो भी पायलट बने। तो बच्चों पे ही है ये कि अगर वो चाहेंगे, बट मेरी अपनी ख्वाहिश यही होगी कि वो भी फोर्सेस ज्वाइन करें। और अब तो आई वुड वांट कि मेरी बेटी भी फोर्सेस ज्वाइन करे और इस लेगेसी को कंटिन्यू करें। हाँ, खुद को कैसा लगता है फोर्सेस के यूनिफॉर्म में देखना? आपके बहन भाई या पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं, क्या कमेंट करते हैं? अच्छा, अभी तक तो मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, तो अभी तक मेरी फैमिली ने मुझे यूनिफॉर्म में नहीं देखा। पहली दफ़ा देखेंगे? जी, पहली दफ़ा देखेंगे। बट ये है कि उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ कि मेरे बच्चे जब देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने भी नहीं देखा अभी? नहीं, उन्होंने भी अभी तक नहीं देखा हुआ, क्योंकि आपकी 6 मंथ्स जो ट्रेनिंग के होते हैं उसमें आपको अलाउ नहीं होता। इनिशियली आपको 40 डेज़ तक तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि आप कोई कॉन्टैक्ट कर सकें अपनी फैमिली से। उसके बाद जो है वो आपको अलाउ किया जाता है जब आप अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, तो उसकी बेस पे आपको अलाउ किया जाता है। तो रिएक्शन तो फ़िलहाल मुझे आइडिया नहीं है जी। बट ये है कि मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी जब उसको पता चला था कि मामा ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं। तो जब आप ट्रेनिंग पे आई हैं तो फिर वो किसके पास हैं? मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स के पास हैं, मेरे इन-लॉज़ हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो फैमिली जो है उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि उनके पास होती है मेरे बच्चे। तो अगर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर लड़कियाँ नेवी ज्वाइन करना चाहें तो उनको क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए, और किस तरह उनके लिए रास्ते हमवार हो सकते हैं नेवी ज्वाइन करने के लिए? नेवी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, डिफरेंट फील्ड्स में देती है। मेडिकल में है, आईटी ब्रांच में बहुत रिक्रूटमेंट्स होती हैं। इसके अलावा आपकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, काफ़ी ब्रांचेस में आप जो है वो आपकी इंडक्शन हो सकती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडीज़ को सीरियस लें, आप अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काम करें, और अगर आप जो है फोकस्ड रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुछ बताना चाहिए? देखिए, नेवी में आप 2 तरह की कैटेगरीज है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज एन सेलर भी आ सकते हैं आप, और एज एन ऑफिसर भी आ सकते हैं। एज एन सेलर अगर आपने आना है तो हमारे पास फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, ये जो नर्स वाली फील्ड है, ये भी है। फीमेल स्टीवर्ड्स भी हैं हमारे पास। ये आप मैट्रिक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी बाकायदा वैकेंसी न्यूज़पेपर्स और एड्स वगैरह आते हैं। अच्छा। उसके अलावा एज एन ऑफिसर अगर आपने ज्वाइन करना है तो नेवी में आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो ग्रेजुएशन नेवी में डिफरेंट ब्रांचेस है जिसमें फ़ीमेल्स हैं अभी फ़िलहाल। दैट इज़ एजुकेशन ब्रांच, आईटी ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच है, पीआर ब्रांच है। तो और मेडिकल में काफ़ी हैं, डॉक्टर्स हैं। आफ्टर एमबीबीएस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज एन स्पेशलिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन आपने फिर अप्लाई करना होता है, और इसके भी ईयरली जो है आते हैं एड्स, और उसमें आप अप्लाई करें। उसके बाद आप अपनी टेस्ट और आईसीएस भी क्लियर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जो ख़ास तौर पे इस वक्त देख रही हैं, और आप दोनों से एज सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को लेकर चल रही हैं अभी? तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो फोर्सेस में नहीं हैं लेकिन वो सिविलियंस हैं और वो आपको देख रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह ज़िंदगी गुजारो हिम्मत के साथ? मेरे ख़्याल से जो आपकी एजुकेशन है और तालीम जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि वो आपका ज़ेवर है, तो आपका ज़ेवर भी है और ये आपका वो हथियार है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आप अपनी एजुकेशन को लाजमी कंटिन्यू रखें, उस पर फोकस करें और अपने गोल्स सेट रखें। आप ज़िंदगी में जो भी रूटीन है, स्पेशली हाउसवाइफ्स की जो रूटीन होती है, और उस सब के साथ आप अपने कुछ लाइफ का एम रखें, कोई पर्पस रखें और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करें। क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं एक ही टाइम पे। वो एज अ मदर भी उनका रोल आप देखेंगे, वो आप एज अ वाइफ उनका रोल, वो हर चीज़ जो है वो मैनेज कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी हुई होती है कि वो सब चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। तो आप जो है वो उस चीज़ पे फोकस करें, अपने गोल्स पे फोकस करें और आप कोशिश करें कि आप कुछ अचीव कर लें अपनी लाइफ में।
कोई मकसद आपका होना चाहिए ज़िंदगी का। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं इन्हीं के रिमार्क्स को इंडोर्स करूँगी। एजुकेशन इज़ द कीज टू सक्सेस। आप बेशक हाउस वाइफ भी हैं, आपने नहीं जॉब की रिक्वायरमेंट ना भी करें, लेकिन अपने आप को वेल एजुकेटेड रखें। थिंग्स कैन टर्न डाउन एनी टाइम। बिल्कुल, कोई भी हालात किसी भी वक्त आपके पास आ और सकते कोई बुरा वक्त बता के नहीं आता, तो बी प्रिपेयर्ड। और इसी तरह अपनी आगे भी बच्चियों को भी इसी तरह तैयार रखें। और आज हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था, तो हमने चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस किया, और हमने देखा कि जहाँ एजुकेशन नहीं थी वो थोड़ा सफ़र कर गई हैं। तो काइंडली अपनी बेटियों को भी एजुकेटेड रखें, उनको भी पढ़ाएं। आप नहीं ज़्यादा पढ़ा सकते, लेकिन उनको इतनी एजुकेशन ज़रूर दिलवाएं कि वो अपना सर्वाइवल ज़रूर कर सकें। दूसरा, बाकी जितनी भी हाउस वाइफ्स और जितनी भी ख़वातीन हैं, काइंडली एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की सक्सेस को देख के खुश हों। डोंट ड्रैग अदर्स डाउन। आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम ख़वातीन ने ही एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो में आने का। छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ा मुश्किल होता है ऐसा ख़ानदान ढूंढना जिनकी 4 हो पाकिस्तान की फोर्सेस को, लेकिन यहाँ मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी 4 जनरेशन्स जो कि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस में सर्व कर रही हैं। और इसमें इन जनरेशन्स में यहाँ मौजूद है मेरे सामने कमांडर रिटायर्ड फराज फ़ारूक हिरैकर साहब, जो कि 1992 से 2017 तक हिस्सा रहे हैं, और तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से आपको मिल चुका है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सो आप 3rd जनरेशन हुए? जी, मैं 3rd जनरेशन। क्योंकि पहली जनरेशन आपके मेरे दादा थे। उनका नाम प्लीज़ बताइए। कैप्टन SDI शेख दाऊद इब्राहिम हैरिकर। अच्छा। ये सर्जन कैप्टन थे, डॉक्टर थे। अच्छा। एंड ही वाज इन द इंडियन ब्रिटिश आर्मी। अच्छा। उसके बाद 1944 में ही ज्वाइंड द आर्मी। फिर जब पाकिस्तान बना तो ही केम टू पाकिस्तान, एंड देन वहाँ से वो नेवी में डॉक्टर आए वो। अच्छा। उसके बाद माय फादर केम इनटू द नेवी, वो 1967 में उन्होंने ज्वाइन किया, एंड ही रिटायर्ड इन 1995। और फिर मैं आई ज्वाइंड द नेवी इन 1992 एंड आई रिटायर्ड इन 2017। और अब माशाल्लाह से इनके बेटे की तरफ चलती हूँ, फिर मैं वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जो ये भी 4th जनरेशन है, जो लेटेस्ट बच्चा मौजूद है फोर्सेस में, वो है सब लेफ्टिनेंट ताहा फराज हिरैकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब्बा भी फोर्सेस में और अम्मा भी फोर्सेस में। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ लेफ्टिनेंट कमांडर यास्मीन फराज हिरैकर साहिबा, जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया है 1998 दिसंबर में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सो ये पूरी फैमिली माशाल्लाह आपकी डाइनिंग टेबल पे तो बैठकर फोर्सेस की बातें होती होंगी, सब एक ही फील्ड में, जी है ना? तो 4 जनरेशन्स, यानी इनके परदादा, फिर दादा, फिर वालिद, और फिर ये खुद, और इनकी मदर भी। और इनकी मदर भी। तो वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, आपकी परदादा से अपनी मुलाकात हुई है? इनकी भी मुलाकात हुई इनकी भी हुई है? He died, माशाल्लाह, he died at the age of 97 in 2010, and he was a doctor. अच्छा। And 2000 मतलब वो 94 की एज तक उन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन, उतना शौक था उनको माशाल्लाह। सो वो थे। उनकी वजह से आप सबके अंदर ये शौक पैदा हुआ कि हमें भी फोर्सेस में जाना है, या वो घर का एक कल्चर बन गया था? एक्चुअली जब उन्होंने माइग्रेट किया, हिजरत की पाकिस्तान इंडिया से, तो हमारे में वो जो पेट्रियोटिज़म है वो इनबिल्ट आप कह सकते हैं कि हमारी इनहेरिटेंस में हमें पेट्रियोटिज़म मिला। एंड वी फाउंड दैट नेवी इज़ वन ऑफ दोज ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान का एक हिस्सा है जिसमें हमें वो हमारी जो क्वेंच थर्स्ट है पेट्रियोटिज़म की वो हमारी पूरी हुई। एंड नेवी हमें बहुत पसंद आई, इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन हमने ये कैरी किया। अच्छा। सो ये रीज़न थी। तो वहाँ पर दादा के बाद फिर फादर भी उनसे ही इंस्पायर होके उन्होंने भी वो क्या थे? वो कैप्टन रिटायर हुए, हमारे कैप्टन फुल कर्नल के बराबर हैं नेवी के, और वो ऑपरेशंस ब्रांच में थे।
अच्छा। और मेरे दादा ने माशाल्लाह 2 वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि 1944 में ज्वाइन किया, हाँ। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी 1945 में। अच्छा। उसमें वो मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने सर्व किया। अच्छा। उसके बाद फिर 1948 में जब यहाँ पे कश्मीर में पोस्टेड हुए, वो भी वॉर चल रही थी उस वक्त, वहाँ पे भी थे। उसके बाद फिर वो मेडिकल कोर में एक नेवल सेंट्रल सर्जरी है जो कि जिस तरह PNS शिफा हॉस्पिटल है वो उन्होंने बनाया। और फिर 19 ईयर्स उन्होंने उधर सर्व किया। अच्छा। फिर मेरे फादर आ गए, वो 1967 में उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा। देन फिर मैंने ज्वाइन किया 1992 के अंदर। अच्छा। एंड माय वाइफ तो आपको यही मिली है या शादी के बाद ज्वाइन इन किया है इन्होंने फोर्सेस को? नहीं, मैंने शादी से पहले ज्वाइन किया था। अच्छा। और फिर मतलब हमारी शादी नेवी में ज्वाइन करने के बाद ही हुई है। बट ये कि इनकी फैमिली में जब मैं 10 इयर्स मैंने दादा के साथ गुजारे। अच्छा। और वो अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी सुनाते थे, या अपने इनिशियल स्टेज जो उन्होंने 1948 में कश्मीर में सर्व किया था, और वो फील्ड एम्बुलेंस में होते थे, बड़ा टफ टाइम देखा जी। और सेंट्रल सर्जरी को किस तरह से उन्होंने डेवलप किया। अच्छा। PNS शिफा को फिर तो वो सारी उनकी बातें सुनकर इतना अच्छा लगता था। और जाहिर है कि पेट्रियोटिज़म तो पहले से था ही, तभी फोर्सेस ज्वाइन किया था मैंने। हाँ। और वैल्यूज़ जो होती हैं फैमिलीज़ की, वो हमने बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश की। हाँ। तो इसी वजह तो से आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं। तो आप भी माशाल्लाह वर्किंग लेडी, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, बच्चों को कैसे वो कहते हैं ना काबिल बनाने की कोशिश की? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब दोनों वर्किंग हो और ये डिमांडिंग जॉब्स होती हैं ज़ाहिर है। तो आपको किसने सपोर्ट किया फिर? देखिए, हर वर्किंग वुमेन जो होती है उसकी जब तक पीछे सपोर्ट ना हो तो वो घर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो आई वॉज लकी इनफ टू बी इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत कोऑपरेशन किया, बहुत उन्होंने सपोर्ट दी, और इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चों को उन्होंने ही लुक आफ्टर किया। जब आप ड्यूटी पे होती थी? जब मैं ड्यूटी पे होती थी, हो रही होती थी तो। और जब ताहा कमीशन हो रहा था तो उसकी कमीशनिंग हो रही थी, तो वो बहुत इमोशनल थी। एंड शी वाज सो हैप्पी कि मतलब जिन बच्चों का उन्होंने ब्रॉटअप किया, आज वो इस काबिल हैं कि वो जो हैं वो पेरेंट्स की जगह ले रहे हैं। और उनमें से एक जो है, आपको कैसे शौक पैदा हुआ? क्योंकि होता है ना अक्सर आप पूरे घर में देख रहे हैं, और कभी कभार शौक कुछ और भी हो जाता है कि भाई अम्मी भी, अब्बू भी, दादा भी, परदादा भी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ भाई मैंने तो यही करना जो मेरे परदादा थे, लेकिन कभी कभार होता है मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में, मुझे फोर्सेस में नहीं आना, या मुझे बिजनेस करना है। कोई सबके अलग अलग ख्वाब होते हैं। आपको शौक कैसे पैदा हुआ? मैंने बचपन से ही दोनों को ये वाइट यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो एक तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि दोनों वाइट यूनिफॉर्म में, तो इससे मुझे खुद शौक पैदा हुआ। हाँ। दूसरा मुझे मदर फादर ने मोटिवेट बहुत किया था। अच्छा। तो उनकी मोटिवेशन और फिर ये खुद देखने से मुझे खुद शौक पैदा हुआ, और मैंने खुद अप्लाई किया था। 2021 में मैंने अप्लाई किया, और मैंने पाकिस्तान नेवल एकेडमी 2022 जनवरी में ज्वाइन की। अच्छा जी। तो आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो इनसे छोटे हैं? वो इनसे छोटे हैं। उनका भी इरादा है? लेट्स सी क्या होता है। हमने फोर्स ना ही नहीं किया था, और ना हम दूसरे को करेंगे। अगर वो खुद से ऑप्ट करता है और विलिंगली आता है तो मोस्ट वेलकम, हमें बहुत खुशी होगी। हाँ। आपको भी जब आप इनकी उम्र के थे और आपने अपना करियर चूज़ करना था, तो आपने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि मुझे इसी सिमत जाना है? जी, माइंड तो मेरा बना हुआ था, बट आई एक्सप्लोर्ड ऑल दी ऑप्शंस कि क्या चीज़ें और हो सकती है। बट देन इट केम बैक टू दिस प्लेस, बिकॉज फिर जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स देखी, ये सबसे अच्छी जगह और ये सबसे अच्छी जो मुझे लगी। और लेकिन उन सब ऑप्शंस के अंदर सेटिस्फैक्शन भी तो होती है ना? जी, जॉब सेटिस्फैक्शन। एंड मैं सर्व करना चाह रहा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस। हाँ। तो मैं पिक्चर्स आप लोगों की शेयर करना चाहूँगी, आपके दादा की, परदादा की, दादा की, परदादा कह रही हूँ, दादा की, और ज़ाहिर है आपके परदादा हुए, आपके दादा हुए। दिखाइए ज़रा पिक्चर्स हमारे साथ। आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन है पिक्चर्स में। ये जो लेफ्ट है ये मेरे फादर हैं, कैप्टन फारूक दाऊद हरेकर। अच्छा। ये सेंटर में मैं हूँ। अच्छा। व्हेन आई वाज सब लेफ्टिनेंट इनके रैंक का। और राइट पे ये ताहा है, ये एकेडमी की फ़ोटो है इनकी। हाँ। तो परदादा की भी पिक्चर्स हैं?
हाँ, मैंने भेजा। और पिक्चर्स दिखाएं। ये मेरे वो दादा हैं, सेंट्रल सर्जन। सर्जन कैप्टन SDR हेरेकर। ये अराउंड पार्टीशन की बात है, ये अच्छा। 1950 की होगी ये फ़ोटो। अच्छा। और ये एक आर्मी के जवान है जिनको ये लुक आफ्टर करे। इसमें सबसे अच्छी बात आपको मैं इसमें बताऊं कि ये एक ही डॉक्टर थे, सेंट्रल सर्जरी ये मैरियट के सामने है। और ये अच्छा। कराची का सेंटर होता था, इसलिए को सेंटर कहते थे। अच्छा। ये उस वक्त पाकिस्तान कराची यहीं पे था। अच्छा। और ही वाज सपोज टू लुक आफ्टर कमांडर्स एंड अबव रैंक को, लेकिन ये सबको देखते थे, उनका पैशन था। तो ये अभी एक जो जवान बैठे हुए इनको भी देखते थे, और वो उस ज़माने में ब्रीफ केस पे लेके डॉक्टर्स घर पे जाया करते थे। तो ये जितने एम्बेसीज थी उनको भी ये उन्होंने देखा। तो जितने उस ज़माने में प्रेसिडेंट्स थे, अयूब खान, याया खान, उन सबको इन्होंने इलाज किया उनका। ओके। क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम होते थे उस ज़माने में। उस ज़माने में तो आप लोगों में से किसी का शौक मेडिकल की तरफ नहीं हुआ जाने का? इत्तेफाक से हमारी जो फैमिली है उसमें जो पहला है जो बच्चा होता है वो नेवी में था, एंड सेकंड जो हैं वो डॉक्टर हैं। अच्छा। तो मेरे फादर के एक ही भाई हैं, वो न्यूरो फिजिशियन है, डॉक्टर आरिफ हेरेकर। मेरी दोनों बहनें डॉक्टर हैं, वो एक इंडस में हैं दोनों, मेडिकल स्पेशलिस्ट, और इन्फेक्शस डिजीज़ में डॉक्टर फिवजिया, डॉक्टर फायजा। तो इस तरह चला कि आप लोगों ने बराबर हिसाब रखा कि नहीं अच्छा भी मैं एक फोर्सेस में जाएगा बच्चा तो दूसरा मेडिकल की फील्ड में जाएगा, वो दोनों मिलकर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। और इसी तरह मतलब 4 जनरेशन, एक बहुत फ़ख्र की बात होगी आपके पूरे ख़ानदान के लिए कि 4 जनरेशन्स जो हैं वो फोर्सेस में हैं। सो हम लोग भी आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, और आप तो खुद भी फील करते होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे शो पे आए, और आज हमें मौका मिला आपको प्रेजेंट करने का यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपने देखा होगा, पसंद किया होगा, और बहुत हिम्मत मिली होगी इस शो को देखने के बाद, और ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि वी आर इन सेफ हैंड्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है